नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मार्क्सवादी उपागम पढ़ेंगे। मार्क्सवादी उपागम में A.R. देसाई का क्या योगदान रहा। डॉक्टर G.S. घुरिये के शोध सहायक रहे। A.R. देसाई ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946 में पहली बार समाजशास्त्र को इतिहास से समागम करा के राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अब भारतीय साम्यवादी दल एवं ट्रारस्कीवादी क्रांतिकारी, ट्रारस्कीवादी कौन होता है? रूसी क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्य भी रहे। आपकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं: सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म 1960, इंडियन फ्यूडल स्टेट्स एंड नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स, गांधीज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस सीआर, रूरल सोशलॉजी इन इंडिया 1969 में, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन विद डी पिल्लई, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979, इंडियाज पथ ऑफ डेवलपमेंट 1984, एग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1986, अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ रही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रही हैं भारतीय समाजशास्त्रीय अध्ययनों में। देसाई ने भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, कृषक संबंध विश्लेषण में मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग किया। इन्होंने राष्ट्रवाद, मानवाधिकार, कृषक संघर्ष इत्यादि सामाजिक परिघटनाओं का भी मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग किया। यह प्रारूप द्वंद्वात्मक एवं इतिहास के पक्षों को पर्याप्त महत्व देता है तथा वर्ग संघर्ष, अलगाव, अधिशेष श्रम तथा उत्पादन संबंध से निर्मित उत्पादक शक्तियों, अधिसंरचना के निर्माण की प्रक्रिया एवं शासक वर्ग द्वारा निर्देशित राजनीतिक अर्थवाद के पक्षों को अवधारणात्मक श्रेणियों को सम्मिलित करता है। देसाई का समस्त लेखन इस अवधारणा पर आधारित है कि राज्य की पूंजीवादी, अर्ध पूंजीवादी व सामंती, अर्ध सामंती नीतियों व परिवर्तन की प्रक्रियाओं ने जिन विसंगतियों एवं अंतर्विरोधों को जन्म दिया है, उसने समूचे भारतीय समाज को पूंजीवादी, संगतिवादी हितों का पोषक बना दिया है। इस प्रक्रिया में वर्गीय हितों के ध्रुवीकरण को निर्मित किया है और भारत में आधुनिक समाज की स्थापना इन्हीं वर्गीय हितों का प्रत्येक स्तर पर प्रतिनिधित्व करती हैं। अपनी पुस्तक रूरल सोशलॉजी इन इंडिया 1969 में देसाई सामंतवादी, पूंजीवादी एवं पूर्व पूंजीवादी सामाजिक श्रेणियों का प्रयोग करते हुए उत्पादन साधनों की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं और उस विवेचन को भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना की विवेचना का आधार बनाते हैं। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946 में देसाई का मत है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा रचित आर्थिक संरचनाओं की अवस्थाओं का एक परिभाग भारत में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव है। देसाई इस पुस्तक में ब्रितानी शासन के दौरान भारत में हुए गुणात्मक संरचनात्मक रूपांतरण का उल्लेख करते हैं और यह तर्क देते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के रूप में भारत का जहां तीव्र आर्थिक शोषण हुआ, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक शासन, नवीन सिद्धांत, संप्रभुता के नवीन प्रत्यय, प्रशासनिक संरचना, सामंती संरचना पर पूंजीवाद के प्रहार, जाति व्यवस्था को चुनौती जैसी प्रघटनाओं का भी उभार हुआ और इस उभार ने नवीन सामाजिक वर्गों, स्त्रोतों एवं समितियों की उत्पत्ति का आधार निर्मित किया। परिवहन, संचार एवं शिक्षा की आधुनिक प्रणालियों ने जहां एक तरफ ब्रितानी राजनीतिक आर्थिक हितों को प्रश्रय दिया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अंतर्विरोधों को जन्म दिया जो भारत में राष्ट्रवाद की चेतना की उत्पत्ति का आधार बनते हैं, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक स्वाधीनता की प्राप्ति के उद्देश्य से परिवर्तित हो जाता है। देसाई समूचे भारतीय इतिहास का मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पाम दत्त के समान भौतिकतावादी विवेचन करते हैं। देसाई ने अपनी कृति अर्बन फैमिली
एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया में इस तर्क को उपस्थित करते हैं कि सामंती पूंजीवादी हितों ने परिवार में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को बाधित किया और यह अवरोध शासक वर्गीय हितों के विपरीत क्रियाशील होने लगता है। तो परिवार नियोजन की नीति को दमनकारी रूप दिया जाता है और अनेक शक्तियों, विशेषतः राजनैतिक और वैज्ञानिक शक्तियों के साथ मिलकर पूंजीवादी अपने हितों की पूर्ति हेतु नियोजित परिवार की तकनीक के बाजार को विकसित करते हैं। देसाई ने पूंजीवादी सामंतवादी शक्तियों और उनके गठबंधन को नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवादी शक्तियों की संज्ञा दी है और जब ये शक्तियाँ अपने हितों के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनों को संचालित करती हैं तब उभरने वाले जन आक्रोश को प्रतिबंधित करने के लिए जिन शक्ति संबंधों को प्रयुक्त किया जाता है वह राज्य निर्देशित आतंकवाद है और यह आतंकवाद मानवाधिकारों का हनन करता है। इस हनन के संदर्भ में देसाई जातीय संघर्ष, महिला उत्पीड़न, शोषण, बाल श्रम आदि प्रघटनाओं का मूल्यांकन करते हैं। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म 1960 में देसाई राष्ट्रवाद की उन प्रवृत्तियों को मूल्यांकित करते हैं जो भारत में 1940 के दशक में विकसित हुई थी। देसाई यह भी बताने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक भारतीय उद्योगों की उत्पत्ति ने और इससे निर्मित अधिसंरचना ने ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में किन वर्ग संरचनाओं को उत्पन्न किया और इन वर्गों ने प्रेस व सुधार आंदोलन के माध्यम से किस प्रकार उस राष्ट्रवादी चेतना को विकसित किया जिसकी अभिव्यक्ति स्वाधीनता आंदोलन में हुई थी। इंडियाज़ पथ ऑफ डेवलपमेंट 1984 में देसाई का यह मत है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रकृति वर्ग आधारित असमानताओं एवं अंतःविरोधों द्वारा निर्धारित होती है। देसाई भारत में आर्थिक विकास में दो मूल बाधाओं की चर्चा भी करते हैं। अतीत से वंशानुक्रम में प्राप्त प्रगतिशील सामाजिक एवं संस्थागत संरचना, जातिगत व्यवस्था, पिछड़ी हुई निष्ठाओं के प्रति लगाव, जहाँ एक और जन्म परिस्थिति मूलक संरचनाएं और मूल्य सामाजिक गतिशीलता को बाधित करते हैं, वहीं पिछड़ी हुई निष्ठाएं समाज में गुटवाद और तुच्छ अहम को विकसित करती हैं जो राष्ट्रीय चेतना और आर्थिक विकास दोनों के लिए हानिकारक है। देसाई का मत है कि भारत में राज्य ने विकासवादी उपाय के रूप में पूंजीवादी समाज के संपत्ति मानकों को ग्रहण कर लिया है जो उचित नहीं है। एम.एन. दत्ता व डी.पी. मुखर्जी के समान देसाई का भी मत है कि बृहद अर्थों में संघर्ष ही सामाजिक परिवर्तन का कारण होना चाहिए, क्योंकि यदि समाज में मतैक्य होगा तो परिवर्तन के लिए दबाव अपेक्षाकृत कम हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द राइज एंड फॉल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में मार्क्सवादी उपागम अपनाया है। देसाई अपने संपूर्ण कृतित्व अध्ययनों में मार्क्सवादी विश्लेषणों को उपयुक्त और लाभकारी बताते हुए कहते हैं कि भारतीय सामाजिक यथार्थ का विश्लेषण मार्क्सवादी उपागम द्वारा ही सर्वोत्कृष्ट रूप में किया जाता है। ए.आर. देसाई जिनका समय रहा 1915 से 1994 तक का, दूसरे मार्क्सवादी तार्किक विद्वान थे जिन्होंने भारत में मार्क्सवादी समाजशास्त्र को विकसित किया। देसाई का शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश देरी से हुआ। इससे पूर्व वे राष्ट्रीय मार्क्सवादी संगठन के पूर्ण समय के कार्यकर्ता रहे। अंत में ट्रारस्कास्ट, जो मैंने आपको बताया एक रूसी क्रांति थी, उसके राजनीतिक संगठन जिसके जीवन भर सदस्य रहे। देसाई ने अपनी पीएचडी का शोध प्रबंध कार्य द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पर मुंबई विश्वविद्यालय में किया, जिसका प्रकाशन 1948 में हुआ तथा कई भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ। 6 संस्करण तथा 12 बार पुनः प्रकाशन के बाद आज भी वह उत्कृष्ट कृति के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार आपने पहले ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को पढ़ा, उसके बाद आपने संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक और ये मार्क्सवादी उपागम। ये मार्क्सवादी उपागम के नोट्स मैं आपको भेज चुकी हूँ, आपको मिल गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कृषक समाज। धन्यवाद।